नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि घर पर खाना कौन बनाएगा या सफाई कौन करेगा? इस छोटी सी बात का असर देश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं, घर से शुरू होकर राजनीति तक पहुंचने वाले इस सफर को। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से करते हैं। आखिर घर का काम करता कौन है? आपको शायद ये मामूली लगे, पर हमारी पूरी कहानी की जड़ें इसी एक सवाल में छिपी हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है घर, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत, असमानता का जो असर है वो यहीं से दिखना शुरू होता है। अब इस पूरी बहस के सेंटर में एक आइडिया है जिसे कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ काम औरतें ही कर सकती हैं और कुछ मर्द नहीं। ये तो समाज का बनाया हुआ एक नियम है जो कहता है कि घर के अंदर के काम औरतों की जिम्मेदारी है। और ये बात ना हमारे दिमाग में बचपन से ही बिठा दी जाती है कि घर संभालना, बच्चों को पालना, ये तो भाई औरतों का ही काम है। और ये सोच हमारे समाज में बहुत बहुत गहरी है। लेकिन कहानी में ना एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है। सोचिए, क्या होता है जब यही घरेलू काम एक प्रोफेशन बन जाए? मतलब जब इन्हीं कामों के लिए पैसे मिलने लगे, तो जानते हैं क्या होता है? पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। और यहीं पर देखिए असली खेल। चाहे सिलाई कढ़ाई हो या फिर खाना बनाना, जैसे ही ये काम पैसे कमाने का जरिया बनते हैं, इन्हें करने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं। तो मतलब साफ है ना, काम का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन पैसा बीच में आते ही हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब इस पूरे बंटवारे को एक सामाजिक सिस्टम से ताकत मिलती है, जिसे हम कहते हैं पितृसत्ता। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो पुरुषों को औरतों से ज्यादा इंपॉर्टेंस और पावर देता है, और इसका असर हमें घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह देखने को मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर के इस बंटवारे का हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ये एक ऐसा अनदेखा बोझ है जिसके आर्थिक नतीजे भी बहुत गहरे हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कहानी को और भी साफ कर देंगे। एक सर्वे बताता है कि औरतें मर्दों के मुकाबले औसतन रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, उनका ज्यादातर काम है अवैतनिक, मतलब जिसके पैसे नहीं मिलते। पुरुष जहां दिन में सिर्फ आधे घंटे ऐसा काम करते हैं, वहीं महिलाएं पूरे 5 घंटे। तो इसका नतीजा क्या होता है? यही कि महिलाओं का काम घर की 4 दीवारी में ही सिमट कर रह जाता है। और क्योंकि इस काम की कोई तनख्वाह नहीं मिलती, समाज भी इसे कोई खास अहमियत नहीं देता। और फिर होता यह है कि जो बाहर की दुनिया है, जो पब्लिक लाइफ है, वो मर्दों के हाथ में चली जाती है। और समाज इस अनदेखे बोझ को कैसे दिखाता है? अक्सर एक आदर्श महिला की इमेज बनाकर, जिसके 10 हाथ हैं और जो देवी की तरह हर काम चुटकियों में कर लेती है। ये तस्वीर एक तरफ तो महिला की भूमिका को महान बताती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके काम की जो असली कीमत है उसे कम कर देती है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए, अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, असमानता के आंकड़े। अब कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जो शायद चौंकाने वाले लगे। इस सेक्शन की शुरुआत इस पोस्टर से करते हैं जो एक बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा करता है कि दक्षिण एशिया में हिंसा और भेदभाव की वजह से करीब 5 करोड़ महिलाएं लापता हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक खौफनाक हकीकत बयान करता है। अब ये नंबर देखिए, 54%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% है, जबकि पुरुषों के लिए यही आंकड़ा 76% है। जरा सोचिए, पढ़ाई लिखाई में ये जो 22% का गैप है, ये आगे चलकर करियर के मौकों में कितनी बड़ी खाई बना देता होगा। और ये नंबर 919, ये भारत का लिंग अनुपात है। मतलब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां। ये आंकड़ा खुद ही चिंताजनक है, लेकिन कुछ जगहों पर तो ये 800 से भी नीचे है। ये साफ दिखाता है कि समाज में बेटे की चाह वाली मानसिकता कितनी गहरी है। और ये असमानता सिर्फ घर तक ही नहीं है, बाहर पेड जॉब्स में भी ये जारी रहती हैं। कानून तो है कि बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो या फिर खेत, महिलाओं को अक्सर पुरुषों के बराबर काम करने पर भी कम पैसे मिलते हैं। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, राजनीति में एक अधूरी आवाज। देखते हैं कि ये सारी असमानता पॉलिटिक्स में कैसे नजर आती है। अगर हम पूरी दुनिया पे नजर डालें तो पार्लियामेंट में महिलाओं का एवरेज रिप्रेजेंटेशन करीब 24% है,
और अगर इस चार्ट को देखें तो भारत की हालत कई दूसरे विकासशील देशों से भी पीछे है। भारत के आंकड़े इस कहानी को और साफ करते हैं। 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक पहुंची, जो कि एक रिकॉर्ड था। लेकिन सोचिए, राज्यों की विधानसभाओं में तो उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। जब तक फैसले लेने की पावर में यानी सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी ही नहीं होगी तो उनके मुद्दों पर ध्यान कैसे दिया जाएगा। सत्ता पर कंट्रोल के बिना इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, बदलाव की लड़ाई। इस हालात को बदलने के लिए कई आंदोलन भी खड़े हुए हैं। इन आंदोलनों को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। देखिए, इनकी मांग सिर्फ राजनीतिक हक तक ही सीमित नहीं है। ये घर और परिवार के अंदर भी बराबरी की बात करते हैं। ये बराबरी के लिए एक कह सकते हैं 360 डिग्री लड़ाई है। इन आंदोलनों के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। समान अधिकारों से लेकर पढ़ाई और नौकरी के बेहतर मौके दिलाना, महिलाओं का राजनीतिक और कानूनी दर्जा उठाना, और हाँ, घर के अंदर पर्सनल लाइफ में भी बराबरी हासिल करना। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। अगर हमारी सार्वजनिक दुनिया, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे घर के अंदर की सच्चाई का ही एक आईना है, तो क्या सत्ता के समीकरण बदले बिना, क्या पॉलिटिकल पावर में बदलाव लाए बिना समाज में सच्ची बराबरी आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।